नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान को रिहा कर दिया है। फिलहाल इमरान खान इस्लामाबाद में पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में हैं। अब वो आज़ाद हैं, अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान ने कोर्ट से कहा था कि मैं घर जाना चाहता हूं। कोर्ट ने कहा कि वो घर जा सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, लेकिन अदालत को उनकी हिफाजत की चिंता है। इसलिए बेहतर होगा कि इमरान खान पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में महफूज रहें और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की अपील करें। हाई कोर्ट जो फैसला करे उसे स्वीकार करें। असल में आज इमरान खान की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 1 घंटे के भीतर इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट प्रेमाइसेस से किसी को गिरफ्तार करना अदालत की तौहीन है। ऐसा करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एनएबी ने कानून की नाफरमानी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि एनएबी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ की सरकार सख्ते में आ गई। चीफ जस्टिस के फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार और उनकी पार्टी इस कदर बौखला गई कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने यहां तक कह दिया कि अब चीफ जस्टिस को इमरान खान की पार्टी पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा कि चीफ जस्टिस को इमरान खान की गिरफ्तारी दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें जलता हुआ मुल्क नहीं दिखाई देता। चीफ जस्टिस को हालात का अंदाजा तब होगा जब जजों के घरों में आग लगेगी। जहां तक इमरान खान के सपोर्टर्स का सवाल है, जो सड़कों पर उतरे हुए थे, जो कल तक आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, वो खुश हैं, अब जश्न मना रहे हैं। लेकिन सरकार अब आगे की रणनीति बनाने में लगी है। शहबाज शरीफ ने कल कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। फौज भी इस मामले में नए सिरे से स्ट्रेटजी बना रही है। अब पाकिस्तान में क्या होगा, इमरान खान क्या करेंगे, सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद पाकिस्तान का माहौल कैसे बदला, कोर्ट में आज क्या हुआ। असल में आज सुबह इमरान खान की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इसकी सुनवाई पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बेंच ने की। बंदयाल ने कुछ ही मिनटों की सुनवाई के बाद 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंपस से इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और 1 घंटे के अंदर इमरान को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। एनएबी ने इमरान को पेश करने के लिए कल तक का वक्त देने की गुजारिश की, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एनएबी ने मजबूर होकर इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। 2 दिन पहले इमरान खान को धक्के मारकर गाड़ी में डालकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फरमाइश से ले जाया गया था, लेकिन आज इमरान को बाइज्जत सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट लाया गया। जिस वक्त इमरान खान की कोर्ट में पेशी हुई, सुप्रीम कोर्ट के आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी थी। कोर्ट के भीतर सिर्फ इमरान और उनके कुछ चुने हुए लोगों को आने की इजाजत दी गई। इमरान खान को कोर्ट रूम में देखकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई, रेंजर्स ने उनके साथ मारपीट की। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को बताया कि उन्हें डंडों से इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गए। इमरान खान की शिकायत से सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है और आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अदालत ने इसके बाद इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि वो अपने सपोर्टर्स को हिंसा करने से रोके। जवाब में इमरान खान ने कहा कि उनके सिर पर डंडा मारा गया था, वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद उन्हें न किसी से मिलने दिया गया और न उन्होंने किसी तरह की कोई खबर देखी, इसलिए उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि मुल्क में 2 दिन में क्या हुआ।
इमरान खान ने कोर्ट से कहा कि वो वादा करते हैं कि 2 दिन के भीतर अपने सपोर्टर्स को शांत करने की कोशिश करेंगे और वो सारे कदम उठाएंगे जिससे मुल्क में अमन कायम हो। लोग उनके साथ वहां जा सकते हैं और जहां पे वो इस वक्त हैं वो कस्टडी सुप्रीम कोर्ट की है। वो दोस्त उनके साथ और वकला मशवरा भी कर सकते हैं और उनके साथ अगर वो रात तक भी रहना चाहें, कल सुबह तक भी रहना चाहें तो उनको इजाज़त दी गई है। चौथा जो ऑर्डर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय कर दिया है कि मुलजिम कोई भी हो, उसके खिलाफ इल्ज़ाम कोई भी हो, वो एक्सेस टू जस्टिस के लिए जब अदालत में आएगा तो उसको गिरफ्तार अदालती प्रेमिसेस या प्रेसिंक्ट्स के अंदर से या अहाते के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान से तीनों जज साहिबान ने और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मैं जब से मुझे गिरफ्तार किया गया है मुझे कोई मुलाकात किसी से सिवाय वकला के साथ थोड़ी सी जो ऑप कोई नहीं थी, वो भी गुफ्तगू वाली नहीं थी। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पुलिस है, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे साए हैं और गहरे साए हैं। उस जगह पे उनको ट्रायल के लिए रखा गया। पाकिस्तान में कभी मिलिट्री ट्रायल भी इस तरह से इतने बड़े कंट्रोल्ड माहौल में नहीं हुआ जो उनका ट्रायल कल का किया गया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनको कोई खबर उन तक पहुँचने नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरी 27 साल की जो जिद्दोजहद है वो आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और सब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और लीडर हैं और पूरी पार्टी है। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, वो सारे के सारे पुरअमन ने इमरान खान की रिहाई पर सरकार की तरफ से पहला रिएक्शन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 2 दिन हिरासत में रहने पर इमरान खान की टांगें ठीक हो गई, ये खुशी की बात है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज जताया। कहा कि आखिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इमरान खान पर इतने मेहरबान क्यों हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं को एनएबी ने गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ का पूरा परिवार जेल में रहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने किसी के लिए हमदर्दी क्यों नहीं जताई। ये मुबारक का मौका है तो मैं आप लोगों के हवाले से उनको दिली मुबारकबाद देता हूं कि 2 रातों में कम से कम उनको टांग की शिफा मिली है कि नहीं, रूह की शिफा मिलना वो अलग बात है, वो मेरा काम नहीं है। ये इस तरह सिलेक्टिव बुनियादों के ऊपर जो है, क्या सिर्फ इमरान खान के लिए जो है वो महफूज है या उसके लिए जो है उनको ये भी कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है, आज कहा गया ऑर्डर की जगह क्या गया कि ख्वाहिश है हमारी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अदालतें ऑर्डर करती हैं, ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती। मैं फिर इस बात पे आऊंगा कि ये सुओ मोटो, ये नोटिसेस, ये रातों को डालते हैं, ये दिन को डालते हैं और ये तशवीश, ये एंग्जाइटी जो है, ये जब कानून पामाल हो रहा था, आइन पामाल हो रहा था, इसी शख्स के इमरान खान की ख्वाहिशात के ऊपर शहबाज शरीफ अदालत में जाता है आशियाना के लिए, पकड़ लिया उसको साफ पानी में और किसी ने नहीं पूछा। 90 दिन पूरे हमने गुजारे, लेकिन उन 90 दिनों में किसी को ख्याल ना आया कि हम इन लोगों को बुला के भी पूछ लेंगे आप पे क्या गुजर रही है। इमरान खान की रिहाई को शहबाज शरीफ की पार्टी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ख्वाहिश बता रही है। पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा, अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इमरान खान से इतनी ही मोहब्बत है तो वो चीफ जस्टिस का पद छोड़ दें, अपनी बेटी और अपनी सास की तरह इमरान खान की पार्टी ज्वाइन कर ले। इससे पहले पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, अदालत आज एक चोर, एक डकैत, एक भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान ने मुल्क को किस तरह बर्बाद किया, मुल्क को किस तरह आग में झोंका, ये बात जजों को तब समझ आएगी जब जजों के घरों में भी
आग लगेगी। मुल्क का एक मुजरिम जिसने कौमी खजाने से 60 अरब की चोरी की है, उसके ऊपर इल्जाम है। कानूनी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कानूनी तरीके से नैब ने उसको अरेस्ट किया और उस अरेस्ट करने के बाद एहतसाब की अदालत ने उसको एहतसाब की अदालत ने भी कानूनी करार दिया। पहला तारीख का नैब का जिस्मानी रिमांड पे, अदालती जिस्मानी रिमांड पे पहली दफा 48 घंटे के अंदर एक मुजरिम को, एक दहशतगर्द को, मुसल्ला जत्थों के गैंगस्टर को सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने का वो एक दहशतगर्द की पुश्त बनाई है। तो मुजरिम को इंसाफ मिलेगा तो फिर उन पाकिस्तान की आम को, उन पुलिस एहलकार को जो हिफाजत की खातिर अपने सर फड़वाते हैं, जख्मी होते हैं, हलाक होते हैं, उन फौजी अफसरान को जो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर, सरहदों की खातिर, अवाम की खातिर बंदूक उठाते हैं, उसके खिलाफ जो बंदूक उठा के आज खड़ा है, अगर उसको रिलीफ मिलेगा तो ये मुल्क सिर्फ जलेगा और कुछ नहीं। और मुझे ये बताएं कि आपने वो फुटेजेस देखी होंगी चीफ जस्टिस साहब, आपने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें लोगों के घर जल रहे हैं, सड़कें जल रही हैं, एम्बुलेंसेस जल रही हैं, मस्जिदें जल रही हैं, अस्पताल जल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान जल रहा है। तो फिर मुझे ये बताएं कि कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। जाहिर है इमरान खान की रिहाई से शहबाज शरीफ की सरकार परेशान है, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर्स ने जश्न मनाया। पिछले 2 दिन से इमरान के सपोर्टर्स पेशावर से लेकर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी तक ज़बरदस्त हंगामा कर रहे थे, फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे थे। उनका गुस्सा आज शाम को ख़त्म हो गया, वो अपने लीडर की रिहाई की खुशी मनाने लगे। इमरान खान ने भी प्रोटेस्ट की कॉल को कॉल ऑफ कर लिया है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने अपने सपोर्टर से अपील की है कि वो कोई वायलेंस ना करें। इमरान खान की पहली वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी इमरान खान की रिहाई पर संतोष जताया। जमाइमा ने ट्वीट करके कहा कि आखिरकार पाकिस्तान में लोगों को अकल तो आई। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ था। कल ही राजधानी इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों से वायलेंस की खबरें आने के बाद आर्मी को बुला लिया गया था। आज फौज की टुकड़ियों ने बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारबंद दस्तों के साथ फ्लैग मार्च किया। लाहौर में, रावलपिंडी में और पेशावर में सेना के दस्ते सड़कों पर उतरे और ये मैसेज दिया कि अब दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन शहरों में फ्लैग मार्च की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 2 दिन के दौरान इमरान खान के सपोर्टर्स ने, उनके पार्टी के वर्कर्स ने भयंकर हिंसा की थी, तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी, लूटमार मचाई थी। जिस वक्त इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मीटिंग चल रही थी। नेशनल असेंबली में सरकार में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं ने इमरान खान को कोसा, करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी के खिलाफ तल्ख कमेंट किए, उसके बाद शहबाज शरीफ की पार्टी और आसिफ अली जरदारी की पार्टी के रुख में बदलाव आया। दोनों पार्टियों के नेता एनएबी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी तो चाहती थी एनएबी को खत्म किया जाए, लेकिन इमरान खान ने ही इसका विरोध किया था। बिलावल ने कहा उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कानून बदला, 90 दिन के रिमांड को घटाकर 14 दिन का कर दिया और इसका पहला फायदा इमरान खान को ही मिला। पाकिस्तान की तारीख में हमारे काफी ज्यादा सियाह दिन हैं, ब्लैक डेज है। वैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी असूली तौर पे हम कभी खुशी नहीं मनाते हैं इस बात पे
कि कोई सियासतदान गिरफ्तार हो। याद दिलवाना जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू दिन से नैब का खिलाफ है। मैंने आपके सामने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं कि असूली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों समझती है कि हमें नैब का इदारा को बंद करना चाहिए। खान साहब ने इसको मुकमका करा दे दिया। खान साहब ने एक मुहिम शुरू करवा दिया कि नैब को बचाए। खान साहब ने उसके हुकूमत में रहते हुए और हुकूमत से बाहर निकलने के बाद भी नैब रिफॉर्म का मुखालिफत किया। जब हम हुकूमत में आए और अभी जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए कि 90 दिन के बजाय 14 दिन आप उनकी कैद में रह सकते हैं, यही खान साहब नहीं माने। खैर, हम वो तरमीम लेकर आए और उन तरमीम का सबसे पहले जो सियासतदान है जो फायदा ले रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के नैब रिफॉर्म से, वो खान साहब खुद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान की पार्टी के नेताओं का हौसला बढ़ा है। इमरान खान की सरकार में होम मिनिस्टर रहे शेख रशीद ने कहा कि अदालत का फैसला जजों के घरों में आग लगाने की धमकी देने वालों को जवाब है। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान की रिहाई के बाद अब शहबाज सरकार को चुनाव करवाने ही होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तारीखी, आईनी और कानूनी फैसला है। इंसाफ की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इज्जत में मजीद इजाफा हुआ है और वो लोग जो जजेस को चौकों में लटकाने और उनके घरों में आग लगाने की बात कर रहे थे, उनको जिल्लत और रुसवाई हुई है। इमरान खान ने वाज़े तौर पर इस पुरतशद्दद वाक़यात की और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत की है। और मैं ये समझता हूँ कि कल जो उन्होंने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया है, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि मुल्क बदल गया है, हालात बदल गए हैं। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये अजीम फ़ौज है और ये शहादती मुजाहिद और गाजियों की फ़ौज है। कभी अवाम पे गोलियां नहीं चलाएंगी और कभी चोरों, डाकुओं और गंदे और परागंदे माहौल के साथ खड़ी नहीं होंगी। पाकिस्तान की आज फतह हुई है और इमरान खान की आज जीत हुई है। 13 पार्टियां ज़ीरो हुई हैं, इमरान खान हीरो हुआ है और आवाम से अपील है कि वो पुरअमन रहें और इस मुल्क ने इलेक्शन की तरफ जाना है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन हो के रहेंगे। अगर 245 के तहत 4-3 सूबों में फ़ौज बुलाई जा सकती है तो यही फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन कराने में भी मददगार साबित होंगी। ये इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और हुकूमत नाअहल नालायक आज जो कदम एक साल में इन्होंने उठाया है ये उनके गले पड़ा है, उनको रुसवाई मिली है। आवाम जीत गए, इंसाफ जीत गया, अदलिया जीत गई और सारी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। शेख रशीद की बात सही है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान को अरेस्ट करके उन्हें वाकई में हीरो बना दिया है और पाकिस्तान की आवाम को वहां की फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन यह भी सही है कि पाकिस्तान में कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। ना कोई नियम है, ना कानून, ना कायदा। जिस तरह से रेंजर्स ने चालाकी से शीशा तोड़ के कोर्ट में घुस के इमरान खान को गिरफ्तार किया, वो हैरान करने वाला था, गलत था। इसके बाद इमरान खान के सपोर्टर्स ने जिस तरह पाकिस्तान में आग लगाई, फौज पर हमला किया, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए, आर्मी के अफसरों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की, वो भी गलत था। और इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार के मिनिस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बयानबाजी की, चीफ जस्टिस का मजाक उड़ाया, उन्हें पीटीआई ज्वाइन करने को कहा, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। और फिर जिस तरह से आर्मी की तरफ से धमकियां दी गई, वो कैसे ठीक माना जा सकता है। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सरेआम जलील किया, वो भी ठीक नहीं था।
कुल मिलाकर पाकिस्तान में कोई नियम कानून को नहीं मानता, न कोई कॉन्स्टिट्यूशन है और न ही किसी इंस्टीट्यूशन की इज्जत है। जिसकी जो मर्जी है वही करता है। इसलिए अब कल पाकिस्तान में क्या होगा कोई नहीं कह सकता। आज हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ने भी दो बड़े फैसले सुनाए, एक उद्धव ठाकरे की पिटीशन पर और दूसरा दिल्ली सरकार की याचिका पर। असल में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बगावत करने वाले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अपील की थी, अपनी सरकार को फिर से बहाल करने की गुजारिश की थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिटेल्ड फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला ऐसा है जिसे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों अपनी अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस फैसले से जमीनी हकीकत पर कोई असर नहीं होगा। बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी रहेगी, एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं होगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में 4 सवालों पर बिल्कुल स्पष्ट फैसला दिया। पहला, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे की तरफ से नियुक्त सुनील प्रभु के बजाय एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अपॉइंटेड भरत गोगावले को चीफ विप की मान्यता देकर गैर कानूनी काम किया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का कहना है कि चीफ विप पार्टी तय करती है। इस मामले में शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर उद्धव ठाकरे का फैसला ही माना जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट उद्धव ठाकरे की जीत है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का निर्देश देकर गवर्नर ने गलत किया, क्योंकि कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था, किसी विपक्षी दल ने अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया था, फिर भी गवर्नर ने अपनी मर्जी से फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी दल ने, किसी विधायक ने पार्टी से अलग होने की जानकारी भी नहीं दी थी, तो आखिर गवर्नर को फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का काम पार्टी का झगड़ा निपटाना नहीं है, ना ही पार्टी के अंदरूनी झगड़े के आधार पर फैसले करना है। तीसरी बात, अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ MLAs और MPs की संख्या के आधार पर पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसला नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि चुनाव आयोग को पार्टी के नाम और सिंबल पर फैसले से पहले जांच के दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए। चौथी और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कही, चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया, असेंबली में जाने से पहले ही अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, इसलिए स्वेच्छा से दिए गए इस्तीफे के बाद अदालत उद्धव ठाकरे को दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती। इसलिए अब पुरानी स्थिति को बहाल करना संभव नहीं है। यानी उस वक्त उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर गलती की थी। अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो इस बात की गुंजाइश थी कि सुप्रीम कोर्ट फिर से उन्हें चीफ मिनिस्टर बहाल कर देता। लेकिन अब जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो बड़ी खबर यह है कि शिंदे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की सदस्यता पर फैसला करने का अधिकार भी विधानसभा के स्पीकर के पास है। इसलिए स्पीकर जल्दी से जल्दी 16 MLAs की मेंबरशिप पर फैसला करें, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि एकनाथ शिंदे के गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ली। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो मुंबई में चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर पटाखे फोड़े गए, ढोल बजने लगे, कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, क्योंकि सबको डर था चीफ मिनिस्टर का फैसला उनके खिलाफ आएगा, शिंदे की चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी। लेकिन ढोल नगाड़ों की आवाज के बाद चीफ मिनिस्टर भी घर से बाहर निकले। शिंदे ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई और सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा। इसके बाद तो मुंबई से लेकर नागपुर तक शहर शहर शिंदे की शिवसेना जश्न मनाने लगी। शिंदे गुट के नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के भविष्य को लेकर जो संशय था वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के गुट के नेता भी खुश थे। उद्धव के लोगों ने भी मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उद्धव की वापसी नहीं हो सकी। अगर उद्धव ने इस्तीफा न दिया होता
तो आज फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाती। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में अपने घर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। उद्धव ने कहा उन्होंने इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया। वो विधानसभा में उन लोगों के सामने कैसे बैठ सकते थे जिन लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। उद्धव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार गैर कानूनी है। अब एकनाथ शिंदे में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया। फडणवीस ने कहा जो लोग शिंदे सरकार को गैर कानूनी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें जवाब मिल गया होगा। फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज के हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटे नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे। जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है। स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज, गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब ये होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। उद्धव किस मुंह से नैतिकता की बात कर रहे हैं? उन्हें तब नैतिकता याद नहीं आई जब चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और कुर्सी के लालच में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से समझौता कर लिया। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए
कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। एकनाथ शिंदे ने भी यही बात दोहराई। शिंदे ने कहा कि कोर्ट के फैसले से साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार गैर कानूनी थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के विचार की हत्या की थी, जबकि उन्होंने बाला साहब के विचार को आगे बढ़ाया। इसलिए अब शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण उन्हें मिल गया है। सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य का विजय हुआ है। ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का, वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है, और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है। और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते, जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ, तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है। मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है, और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले और गवर्नर के रोल को कानूनी तौर पर गलत बताया है, फडणवीस ने कहा जहां तक गवर्नर के रोल का सवाल है, ये तो गवर्नर ही बताएंगे कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का फैसला किस आधार पर किया था। जहां तक स्पीकर के रोल की बात है, तो विधायकों की मेंबरशिप पर फैसला स्पीकर करेंगे। स्पीकर तय करेंगे आज की डेट में असली शिवसेना कौन है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद उसको उल्टा तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है। कौन सी कंडीशन में गवर्नर ने उसका निर्णय लिया, ये गवर्नर साहब बता सकते हैं। लेकिन मूल रूप से इस बात को आप समझिए कि ये टिप्पणी करने के बावजूद उस निर्णय को या हुई जो प्रोसेस है, स्टेटस को एंटे, ये नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से निर्णय लेते समय गवर्नर साहब ने क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसा मानूंगा कि उसके लिए एक प्रकार से उन्होंने एक राह दिखाई है। जहां तक व्हिप का सवाल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ये व्हिप को अपॉइंट करती है, तो उन्होंने कहा एम्बिलिकल कॉर्ड ये उसको सीवियर नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत स्पष्ट है। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे जी है, क्योंकि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, हमने जो उनके सामने मांग की थी, उस मांग के आधार पर शिंदे जी की याचिका को मान्य करते हुए पॉलिटिकल पार्टी उनको किया है। और अब इसका फैसला
इसका फैसला स्पीकर को लेना है, तो उससे पहले इसके ऊपर डिस्कशन करना ये गलत होगा। अब स्पीकर ये फैसला करेंगे कि उस समय पॉलिटिकल पार्टी शिंदे जी थे या और कोई था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज शरद पवार का बयान भी आया। शरद पवार ने कहा, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष ये बात पूरी ताकत से कह सकेगा कि सत्ता के लिए बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज किस हद तक कर सकती है। पवार ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी ने घर भेज दिया, लेकिन वो गवर्नर की कुर्सी पर बैठकर ऐसे काम कर गए जिससे इतिहास में उन्हें पद के दुरुपयोग के लिए याद किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो डिसीजन आ गया और ये डिसीजन में जिस तरह से बातें चीफ जस्टिस साहब ने कही, ये देखने के बाद महाराष्ट्र की जनता को भी मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी कैसी होती है बीजेपी सरकार के लोगों से, ये कहना हमें आसान हो जाएगा। एक तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कहा वो नहीं देते तो क्या स्थिति होती थी, मगर इसमें उद्धव जी को ऐसे लगा कि जिन लोगों को मैंने इतनी मदद की, ताकत दे दी, उनको राजनीति में लोगों में लाने के लिए मेहनत की, वही लोग मेरे खिलाफ इस तरह से बातें करते हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं, मुझे सहन नहीं होता, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। ये बात उन्होंने कहने के बाद अभी और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो राजभवन यहाँ नहीं, राजभवन यहाँ रहते तो हम बोल सकते थे कि उनको निकालो यहाँ से, मगर अभी आज वो गए घर में, वैसे वहाँ शांति से जो कुछ नुकसान करना है वो नुकसान करके गए। हमेशा महाराष्ट्र के हिस्ट्री में उनका नाम रहेगा कि ऐसा भी राजभवन हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल डेमोक्रेसी के नाम सब नजरअंदाज करके राज चलाता था। ठीक है, ये हो गया। इस पूरे मामले में कहना पड़ेगा सिर्फ शरद पवार सही साबित हुए। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा देकर इमेच्योरिटी दिखाई, पॉलिटिकल गलती की, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार की बात सही साबित हुई। जहां तक शिंदे और उद्धव का सवाल है, मुझे देखकर हंसी आई कि ये दोनों नैतिकता की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव के एमएलएस को तोड़ा था, उन्हें लेकर गुवाहाटी में बैठ गए थे, तो कहां गई थी नैतिकता? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और सरकार एनसीपी और कांग्रेस से साथ बना ली, तो उन्हें नैतिकता याद क्यों नहीं आई? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने जब रात के अंधेरे में समझौता करके सरकार बनाई, तब नैतिकता का सवाल उनके दिल में क्यों नहीं उठा? इसलिए महाराष्ट्र के सारे नेता नैतिकता की बात न करें तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आया, असर यह हुआ कि जिसको जो चाहिए था वो मिल गया। शिंदे को सरकार में आना था, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी, वो बच गई। शिंदे चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। उद्धव को यह दिखाना था कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया, शिंदे ने उन्हें धोखा देकर सरकार बनाई, तो उनकी यह बात भी सही साबित हो गई। जिन एमएलएस को अपनी मेंबरशिप जाने का डर था, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि फैसला स्पीकर के हाथ में है। अब महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार चलती रहेगी, उद्धव शिंदे को मिंगे कहकर ढोल बजाते रहेंगे, और नैतिकता के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, नैतिकता अपने लिए किसी कोने में जगह पाने का इंतजार करती रहेगी। जिस वक्त देश भर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मुंबई में एंटी मोदी मोर्चे में शामिल होने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से बात करने के लिए पहुंचे थे। मातोश्री में करीब 1 घंटे तक बात हुई। इसके बाद नीतीश और उद्धव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ झूठा प्रचार होता है। बीजेपी देश का माहौल खराब करने में लगी है, समाज में नफरत फैला रही है। नीतीश ने कहा कि देश को बीजेपी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है, इसलिए वो सभी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने के मिशन में लगे हैं। उनकी कोशिशों का असर अगले लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों
और मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में काम तो करते नहीं, ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी। उद्धव ने भी नीतीश की कोशिशों को पूरा सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है। उद्धव ने कहा कि जेडीयू के साथ पहले मतभेद रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं, लेकिन राजनीति में ये होता रहता है। अब आगे मिलकर चलना है क्योंकि यही वक्त की मांग है। आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूं और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। अब सवाल है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बिहार के लोगों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसका क्या होगा? नीतीश कुमार इसके बारे में क्या जवाब देंगे? हालांकि नीतीश कुमार मातोश्री से निकलकर सीधे शरद पवार के घर पहुंचे, शरद पवार से भी सपोर्ट मांगा, लोकसभा चुनाव में साझा मंच बनाने की गुजारिश की। शरद पवार ने भी नीतीश को समर्थन देने का वादा किया। पवार ने कहा जो कर्नाटक में हो रहा है वो पूरे देश में हो सकता है। अगर विरोधी दल मिलकर लड़ें तो जनता का सपोर्ट जरूर मिलेगा। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए वह अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है यह आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश जी का मिशन कितना कामयाब होगा इस पर शक है। 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, लेकिन नवीन पटनायक ने कैमरों के सामने नीतीश कुमार के मुंह पर 2 बार कह दिया था किसी अलायंस को लेकर नीतीश से कोई बात नहीं हुई। और आज जब नीतीश कुमार शरद पवार के साथ मुंबई में मुलाकात कर रहे थे उस वक्त एक बार फिर नवीन पटनायक ने कह दिया किसी थर्ड फ्रंट या साझा मंच की कोई गुंजाइश नहीं है। नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहले भी अकेले लड़ती थी, आगे भी अकेले ही लड़ेगी। Met Mr. Nitish Kumar yesterday. There has been, some talk about things. You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. No, not as far as I'm concerned. Not now. And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. असल में पिछले लोकसभा चुनाव में जो काम केसीआर, चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी ने करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गए थे, वही काम इस बार नीतीश कुमार कर रहे हैं। नवीन पटनायक
और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इनके राज्यों में कांग्रेस उनका मुख्य विपक्षी दल है, उससे समझौता संभव नहीं है और ये दोनों नेता उसके साथ रहते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है। इसलिए ये कहां रहेंगे इसका फैसला चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद होगा। जहां तक शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं का सवाल है, तो ये नेता तो अभी से कह रहे हैं कि वो नीतीश के साथ हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा, राज्यों में सीटों के बंटवारे की बात होगी तो गड़बड़ होगी। नीतीश भी जानते हैं, लेकिन सवाल यह कि फिर नीतीश इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब दिया एक जमाने में नीतीश के बहुत करीबी रहे आरसीपी सिंह ने। आरसीपी सिंह 2 साल पहले तक जेडीयू के अध्यक्ष थे। आरसीपी सिंह ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरसीपी सिंह को बीजेपी की मेंबरशिप दिलवाई और जिस वक्त नीतीश कुमार मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिल रहे थे, उसी समय दिल्ली में आरसीपी सिंह बीजेपी की मेंबरशिप की रसीद कटवा रहे थे। इसीलिए आरसीपी से सबसे पहले यही सवाल पूछा गया। नीतीश तो एंटी मोदी मोर्चा बनाने में लगे हैं, उनकी कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है? जवाब में आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार हर वक्त कुर्सी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब उन्हें कुछ लोगों ने पीएम मटेरियल बता दिया है, इसलिए अब नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार तो पहले से ही पीएम है, जिसका मतलब है पलटी मार। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए, पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू, लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होता है क्या? नेतृत्व कौन करता है? कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के बेहद करीबी थे, उनके सबसे विश्वास पात्र थे। नीतीश आरसीपी सिंह पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने आरसीपी को अपनी जगह जेडीयू का अध्यक्ष बना दिया था, राज्यसभा का मेंबर बनाया। लेकिन अब दोनों के रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि वही आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हो गए हैं। आरसीपी सिविल सर्विसेज में रहे, नॉलेजेबल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के सबसे बड़े राजदार हैं। इसलिए उनके आने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को किस मुद्दे पर कब क्या कैसे जवाब देना है यह आरसीपी से बेहतर कोई नहीं जानता और बीजेपी इसका पूरा पूरा फायदा उठाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रहे राज्य सरकार के साथ के झगड़े का निपटारा कर दिया, अधिकारों का बंटवारा कर दिया। अदालत ने कह दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, लेकिन यहां चुनी हुई सरकार है, इसलिए दिल्ली सरकार के पास अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का हक होना चाहिए। केंद्र सरकार को लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मामलों में फैसलों का पूरा हक होगा। इसके अलावा जो कॉन्करेंट लिस्ट के मसले हैं उसमें केंद्र सरकार का फैसला ही आखिरी होगा। 5 जजों वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला किया और कहा, अगर चुनी हुई राज्य सरकार का अफसरों पर कंट्रोल नहीं होगा तो उनकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए अफसरों के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होना चाहिए। यही संविधान की मूल भावना है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली में एलजी भी राज्य सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। कोर्ट ने कहा कि एलजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन मामलों तक है जो दिल्ली असेंबली के दायरे में नहीं आते। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, ढोल बजाए,
मिठाइयां बांटी। केजरीवाल भी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मंत्रियों ने उन्हें माला पहनाकर अदालत में हुई जीत की बधाई दी और इसके बाद केजरीवाल ने बिना देर किए मंत्रियों के साथ मीटिंग की और उन अफसरों की लिस्ट तैयार कर ली जिनके खिलाफ एक्शन लेना है, जिनका ट्रांसफर करना है, और उन अफसरों की लिस्ट भी तुरंत बन गई जिन्हें महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करना है। इसके बाद केजरीवाल एलजी वीके सक्सेना से मिलने गए। केजरीवाल ने कहा वो एलजी का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार की जो फाइलें उपराज्यपाल रोके हुए हैं वो जल्दी से जल्दी उन्हें क्लियर करें। इसके बाद केजरीवाल ने ऐलान किया अब सबसे पहले उन अफसरों की छुट्टी होगी जो केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के कामों को रोक रहे थे, और थोड़ी देर बाद दिल्ली के सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मौर्य को हटा दिया गया। उनके जगह अनिल सिंह को सर्विसेज डिपार्टमेंट का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा अब दिल्ली में बड़े बड़े बदलाव होंगे। अभी तक उनके हाथ बंधे थे, अब वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की। सचिन पायलट ने आज अजमेर से अपनी पद यात्रा की शुरुआत की, लेकिन एक बात सबने नोट की, वो ये कि सचिन की पद यात्रा में न तो कांग्रेस का झंडा दिखाई दिया, न कांग्रेस का नाम, न कांग्रेस का निशान, न सोनिया गांधी, न राहुल गांधी और न मल्लिकार्जुन खड़गे किसी की तस्वीर थी। सचिन पायलट ने इस पदयात्रा को जन संघर्ष यात्रा का नाम दिया है। इसमें राष्ट्रध्वज नजर आया। इस यात्रा को शुरू करने से पहले सचिन ने अजमेर में पब्लिक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वसुंधरा राजे का नाम लेकर अशोक गहलोत को घेरा। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने और अशोक गहलोत ने जुबान दी थी कि वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त हुए घोटालों की जांच करवाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद गहलोत अपने वादे से मुकर गए, इसलिए अब मजबूरन उन्हें जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हालांकि राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट की पदयात्रा को उनका निजी प्रोग्राम बताया है और साफ साफ कहा कि कांग्रेस का इससे कोई मतलब नहीं है, न ही इसके लिए सचिन पायलट ने पार्टी से मंजूरी ली है। और यह बात सही है कि सचिन पायलट कांग्रेस में बने हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, न ऐसे संकेत दिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान कांग्रेस के नेता उन्हें धीरे धीरे पार्टी से दूर करते जा रहे हैं। सचिन पायलट को लगता है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया, बार बार आश्वासन दिए, लेकिन किया कुछ नहीं। दूसरी तरफ अनुभवी अशोक गहलोत ने अपने पत्ते बहुत समझदारी से खेले। वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो चाल चलते गए और सचिन पायलट उसमें फंसते गए। अब लगता है कि कर्नाटक के नतीजे आने के बाद पार्टी हाईकमान राजस्थान में कोई एक्शन लेगा और सबको उसका इंतजार है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।